नमस्कार। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संदीप सिंह आपका फिर से अपने लापता विद संदीप सिंह के इन सेकंड एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी है, वाओ वाओ वाओ, इट्स लाइक अ प्रिविलेज टू मी टू स्पीक टू हिम। मैं खुद IIM कोझिकोड से आता हूं एंड IIM कोझिकोड जो है वो 1996 में बना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट जो हम जिस चीज को हम कहते हैं पाइनियर ऑफ द मैनेजमेंट एंड 44 डिकेड्स, 4 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, 40 साल का एक्सपीरियंस। एंड वो हमको वो भी मतलब देखा जाए तो अब पर्सन हु इज वेरी वेरी क्लोज विद वेरी काइंड हार्ट टुवर्ड्स वी पीपल। इनका मैं अगर इंट्रोडक्शन दूं तो 4 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड दैट टू इनटू FMCG, मीडिया, ई-कॉमर्स, broadcasting, advertising, and means consulting, which is the like a dream job for we people of the coming from the top B schools. और ये हमारे कानपुर के लड़के हैं सॉरी सॉरी टू से, कानपुर के लड़के हैं हमारे, ये बोलना चाहूंगा। इन्होंने अपनी बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की थी। उसके बाद इन्होंने अपना PGP, दैट इज द सिग्नेचर कोर्स ऑफ IIM कोझिकोड, वो किया था 1985 में। उसके बाद ही स्टार्टेड हिज करियर एंड उसके बाद उन्होंने PNG ज्वाइन की थी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो उस टाइम रिचर्डसन थी। एंड लेटर ऑन ही गोज ऑन एंड ये मीडिया में आए तो ही वाज लाइक वाओ टाइप ऑफ, वी कैन से दैट president of advertising and sales and distribution for the Star India. This was the position, and also we can say founder and CEO of Star CJ, which is a Star CJ India, and then we can say established the company by Provactor Advisory in 2012. और यही नहीं, इसके बाद इनकी अचीवमेंट्स खत्म नहीं होती हैं। मुझे नीचे पेपर्स देखने पड़ रहे हैं कि मैं इनकी सारी चीजें याद करना बहुत मुश्किल था। बट ये बार्क, अगर आप कोई मीडिया के बंदे हों तो वो जानते होंगे, बार काउंसिल के भी बार्क बार्क इज द ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग, उसके वो रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं। एंड मीडिया मीडिया हाउस के भी रह चुके हैं, मीडिया रिसर्च एंड यूजर्स काउंसिल। एंड जो हम मतलब जानते हैं, ही इज वन ऑफ द पाइनियर फ्रॉम मीडिया फील्ड्स नाउ। अगर देखा जाए सर, तो मैं अपने पहला क्वेश्चन जो पूछना चाहूंगा, जर्नी फ्रॉम IIM अहमदाबाद टू लीडिंग सच अ बिग कंपनीज, एंड सच बोलूं तो आपने 1985 से लेके आज तक में बहुत कुछ देखा है। लाइक मैं बोलूँ तो मैं अगर डिफरेंटली एबल्ड उनसे आता हूँ, तो आपने इंक्लूजन देखा है, LPG देखा है। LPG मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद आपने 19 राजीव गांधी जो हमारे IT रेवोल्यूशन लेके आए, जिसके अंदर आज हम बहुत कुछ मतलब हमारी कंट्री की बैकबोन है देखा जाए तो। वो भी आपने देखा है, राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन मींस इतना बड़ा चेंज हुआ, सब कुछ हुआ। एंड आप किस तरह गाइड करना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को और इंक्लूजन को इन द एजुकेशन फील्ड? नमस्कार संदीप, आदाब, सत श्री अकाल। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आपने आपके कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मुझे आमंत्रित किया। ये मेरी खुशनसीबी है, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अवसर मिला, मौका मिला आपसे बात करने का। जो आपने मेरा वर्णन किया है उससे मतलब थोड़ा मुझे थोड़ी बहुत शर्म आती है। मुझे लगता है कि ये तारीफ के जो पुल बांधे हैं इसके मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन वो बात अभी हम पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये कि हाँ, मेरा जो है मतलब ये प्रोफेशनल सफ़र अभी 41 साल का तो हो ही गया। सन 85 में जैसे आपने कहा, मैं IIM अहमदाबाद से उत्तीर्ण हुआ और करियर में लग गया। तो ये दौर और आज का दौर, जैसे आपने अभी काफ़ी सारे बातें कही कि इसमें मतलब अमूलचूल बदल हिंदुस्तान में, टेक्टोनिक शिफ्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसे हमने मेरी नज़रों के सामने मैंने होते हुए देखे हैं। मतलब आज मैं जब कभी कभी मुड़कर देखता हूँ कि जिस समय में मैं स्कूल कॉलेज गया, उसके बाद में जब मैं IIM गया, उसके बाद में जब काम शुरू किया, जो उस दौर का जो हिंदुस्तान था, उस दौर का जो भारत था,
उस दौर के जो हमारे शहर थे, उस दौर की जो दुनिया थी, मैं पूरे विश्व का भी अगर हम परिप्रेक्ष्य देखें, तो वो जो दुनिया थी और आज की दुनिया थी, वो उन दोनों की शक्ल मतलब इतनी कमाल की बदल गई है कि अभी पहचान ही नहीं जाती। मतलब इस बात से अगर मैं शुरू करूं कि जो दुनिया का जो नक्शा था, अगर हम भूगोल पढ़ते हैं, तो कौन से देश हैं, कौन से बड़े देश हैं, प्रतिष्ठा किन देशों की है, सबसे विस्तार बड़ा किस देश का है, वो देश तक बदल गए हैं। मतलब मैं जब स्कूल में था, तब बांग्लादेश मौजूद नहीं था। मैंने स्कूल में ज्योग्राफी में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ऐसा हमने मैप पर लिखा हुआ है। जब ज्योग्राफी के टेस्ट में आता था, मार्क पाकिस्तान ऑन दिस मैप, तो हम एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान लिखा करते थे। ऊपर हम देखते थे तो ऊपर एक बड़ा चौड़ा सा एक देश, जो एकदम एल्प्स कॉकेशियन से शुरू होता है और जो पूरा जाता है पैसिफिक तक, उसको बोला जाता था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अब ना यूएसएसआर रहा, ना ईस्ट पाकिस्तान रहा। हम जिसको सिलोन बोलते थे वो श्रीलंका हो गया, हम जिसको बर्मा बोलते थे वो म्यांमार हो गया। तो मतलब बिल्कुल लिटरली दुनिया का नक्शा ही बदल गया। और ये बदल हमारे सामने हमने देखे हैं। टेक्नोलॉजी की आपने बहुत सारी बात की, आपने लिबरलाइजेशन की बात की, वो बात की बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि गरीब देश तो था हिंदुस्तान, इसके बारे में कोई मतलब शक नहीं है, मतभेद भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये गरीब देश में ऐसा एक प्रबंध किया गया था। अब आजकल लोगों को समाजवाद ये शब्द जो है ये पसंद नहीं है, लेकिन हमने एक समाजवादी व्यवस्था पसंद की। इस देश ने एकदम शुरुआती दौर में ये तय किया कि जब अगर आप समानता चाहते हैं समाज में, तो ऊंच नीच इतनी ज्यादा थी, गरीबी एक तरफ, हिंदुस्तान की मतलब रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, इतनी गरीबी हमारे पास थी। चंद अमीर लोग थे, मध्यम वर्ग कुछ खास था नहीं। मध्यम वर्ग को बनाना पड़ा, उसका ढांचा हमने शिक्षा के मार्ग से निकाला। इस देश के जो हमारे जो वो काल के जो नेता थे 50s और 60s के, उनको ये मार्ग उन्होंने जो प्रशस्त किया, उसमें उन्होंने ये तय किया कि हमको एक बहुत सुशिक्षित वर्ग चाहिए, जिसके जरिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, हमको जो देश में जो बदलाव चाहिए, वो उसके जरिए हम उसको संभव कर पाएंगे। तो इसलिए हमने हायर एजुकेशन की, मतलब तृतीय तृतीय श्रेणी के जो एजुकेशन, टर्शरी एजुकेशन जिसको कहते हैं, उसके लिए बड़ी शुरुआती दौर से हमने प्रयास किए, इस देश ने प्रयास किए। उसका मतलब ये फालतू में चीजें नहीं बनी। ये जो अभी आप कह रहे हैं, आई एम, आप कोഴിकोड से हैं, मैं अहमदाबाद से हूं, तो ये प्रयास जो शुरू हुआ था ये 1950s में हुआ था। तब कोई मतलब महानुभाव जो विचार विचार के लोग थे, उनके मन में ये बात आई थी कि हमको प्रबंध विद्या भी सिखानी पड़ेगी लोगों को। ये प्रबंध विद्या क्या है, मैनेजमेंट साइंस क्या है, इसको बाहर से हमारे पास लाना पड़ा। हमारे पास में उसका कोई लोकल भंडार नहीं था। तो दुनिया के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ में कोलैबोरेशंस किए गए और उनकी नॉलेज यहाँ पे लाई गई। तो कोई स्टैनफोर्ड से आया, कोई हार्वर्ड से आया, कोई येल से आया। फॉर एग्जांपल मेरा जो कैंपस है वो पूरी तरह से, आई एम अहमदाबाद, पूरी तरह से हार्वर्ड से प्रेरित रहा। और पूरी उनकी जो पेडागोजी है, उनकी जो शिक्षा पद्धति है, वो पूरी हार्वर्ड से हमने उसको आयात किया। आईआईटी कानपुर है, उसको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरा उसका जो है पद्धति जो है वो वहां से आयात की गई। क्योंकि हमारे पास चीजें जो नहीं थी, वो हमने स्वीकारा कि ये हमारे पास नहीं है। तो हम स्वावलंबी बनना चाहते थे, ये सारी चीजें थी। लेकिन हम ये भी जानते थे कि विश्व के साथ में हमको अगर हम संबंध नहीं बनाएंगे, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं, अमूल्य चीजें हैं, जो हमको मिल नहीं पाएंगी। तो हिंदुस्तान ने अपने दरवाजे खुले भी रखे, हमने दरवाजे और खिड़की बंद नहीं कर ली, सब किवाड़ बंद नहीं कर लिए। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हवा, खुली हवा इस देश के दरवाजों से और खिड़कियों से झूमती रहे और घूमती रहे।
वो हुआ। और उसके चलते हुए जो ये सारी चीजें जो बदली हैं, ये जो प्रबंध जो बने हैं, अक्सर उसमें कोई विदेश का हाथ जरूर था। और हमने उसको स्वीकारा, हमने उसको एक्सेप्ट किया, उनका उनको धन्यवाद किया। उसके बाद में उसके ऊपर और भी हमने बढ़ाया, वो तो नींव बनी, नींव के ऊपर इमारत बनी। तो जो ये मध्यम वर्ग जो बना, वो इस शिक्षा की नींव के ऊपर वो मध्यम वर्ग बना। इस शिक्षा की नींव के ऊपर हमारा पब्लिक सेक्टर बना। वो पब्लिक सेक्टर के पास में बहुत सारी मतलब कैपेबिलिटीज उसको प्रदान की गई। और मेरे जनरेशन के जो लोग हैं, मेरी पीढ़ी के लोग हैं, अक्सर अगर आप उनसे पूछेंगे कि उनके पिता माता ने क्या किया, लगभग 70-80% लोग बताएंगे कि कहीं ना कहीं किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ही वो नौकरी करते थे, या फिर भारत सरकार में, या किसी स्टेट गवर्नमेंट में, या स्टेट अंडरटेकिंग में। तो इसके जरिए जो आपकी ये कंजम्पशन इकोनॉमी है, हम हिंदुस्तान को कंज्यूमर इकोनॉमी बोलते हैं, कि ये उपभोक्ता के ऊपर निर्भर है, कि उपभोक्ता जो पैसे खर्चा करता है उसलिए हमारी इकोनॉमी चलती है। कैपिटल अकाउंट में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है अभी भी। ये हमारा, हम त्रस्त हैं इस देश में कि जिस मात्रा में निजी क्षेत्र से जो निवेश होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बीच बात में उनको प्रताड़ित करती रहती हैं कि इतना आप निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में पहले कई दशक, मतलब हमारे आजादी के बाद के कई दशक, बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया गया। और निवेश अलग अलग क्षेत्रों में किया गया। एक तरफ आपका इसरो भी बढ़ा, एक तरफ आपकी माइनिंग भी बढ़ी, एक तरफ आपके पोर्ट्स भी बन गए, आपके एयरपोर्ट भी बने, आपकी एयरलाइंस भी बनी, आपके शिक्षा के सब जो सुविधाएं थी वो बनी, सड़कें बिछाई गई। तो ये नकारने वाले जो लोग हैं, कुछ हुआ ही नहीं, ये भूल जाते हैं कि जिस मध्यम वर्ग से उन्होंने अपनी तरक्की की है, जैसे मैंने की है, जो मतलब फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, जो आर्थिक लाभान्वित मैं हुआ, उस रूप में मेरे माता पिता उसके दूर दूर तक नहीं पहुंच पाए, दूर दूर तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने जो नींव बनाई मेरे लिए, उस नींव के ऊपर मैं आगे बढ़ा हूं, मेरी बहन आगे बढ़ी है, हमारे बच्चे उसके वो वो जो है नक्शे कदम है, वो नक्शे कदम और आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मतलब सबसे बड़ी, अगर मैं कुछ बात समझता हूं, आज ये 64वां मेरा साल चल रहा है, मैं इस साल 64 साल का हो जाऊंगा। तो ये जीवन का जो काल है, या ये जो यात्रा रही है, उसमें सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूं कि अक्सर हम अपना इतिहास भूल जाते हैं। आजकल बातें बड़ी की जाती हैं कि ये आ, मतलब हमारे संस्कार क्या होने चाहिए, हमारा इतिहास क्या है, और सारी चीजों को झुठलाया जाता है, सारी चीजों को एक बिल्कुल विकृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अगर हम साफ नजरों से और साफ नियत से इतिहास को देखें, समझें, परखें, तो जो आज जिस जगह पर हम पहुंच पा रहे हैं, और इसके आगे जो भी यात्रा हमें इस देश को, हमको इंडिविजुअली, हमारे परिवारों को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारी शिक्षा पद्धति को, हमारी इंडस्ट्री को, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे अगर बढ़ना है, तो आपके हमारे जैसे जो लोग हैं, जो अपने आप को समझते हैं एक प्रकार से हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम अपने मतलब ब्रेन पावर पे हम काम करते हैं, उसमें से हमारी आमदनी मिलती है। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कम से कम वो तो ये ना भूल जाएं कि ये इतिहास क्या है, कि ये परंपरा क्या है। हमने इसमें इतना कुछ हमें मिला है, इतना कुछ प्राप्त हुआ है, कि अगर आप उसको नकारते जाएंगे, हर चीज को अगर नकारेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, सभी कुछ अभी अभी बना, उससे पहले कुछ था ही नहीं, तो सब डगमगा डगमगा जाता है। यू नीड अ सॉलिड फाउंडेशन। और अगर आप आपकी नींव से हटकर ऊपर ही हवा में इमारत बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, हमारा इससे लेना देना ही नहीं है, तो ये चीज को कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ये गिर जाएगी। ये इमारत नहीं है, ये
एक हवाई, मतलब वो जो कहते हैं ना, वो तानसेन की जो ख्याली खिचड़ी है, ये ख्याली खिचड़ी अभी हम पका रहे हैं। जबकि जो असली जो व्यंजन हमने बनाया, जो इतना बढ़िया हमने ये थाल रचा है, इसको सजाया है, इसमें इतने सारे स्वादिष्ट पदार्थ हैं, इतनी भिन्नता है, इतनी वैरायटी है, इतना इतिहास है, इतना सौंदर्य है, वो हम सब भूल रहे हैं। ये मुझे बड़ा इससे दुख होता है। तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही आज। और मैं, मेरा दूसरा क्वेश्चन में जो हमने सोचा था वो इसी पे सोचा था, हाँ। इंक्लूजन इन द व्हाट वी से एजुकेशन, जो हाँ। है ये ओनली ओ। मतलब क्या ये बियॉन्ड है एजुकेशन और स्लोगन जो हम आजकल सुनते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, और ये चीज हम्म। हम बैठ के आईआईएम में भी डिस्कस करते थे कि हम्म। क्या सरकार ही नहीं चाहती है कि पूरा इंडिया हम्म। एजुकेट हो पाए? क्योंकि देखिए हम्म। अभी जो मतलब अभी जो रीसेंट चल रहा है, ठीक हम्म। है, उसमें एजुकेशन का नीट का जो एग्जाम का था, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मतलब ठीक है, जी। वो हमारा टॉपिक नहीं है, पर नहीं है, हाँ। वो बहुत छोटा हिस्सा था नीट का। अब जो हाँ। एग्जाम का जो हिस्सा था बहुत छोटा हिस्सा रह गया है, और मेनली उसमें पॉलिटिकल बहुत कुछ घुस गया है, और बच्चों को तो भूल ही गए हैं। तो क्या हम्म। इसी पे था कि अभी जो इंक्लूजन है, इंक्लूजन ऑफ द पीडब्ल्यूडी, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, सही बोली जाए तो। बिल्कुल। बट इंक्लूजन ऑफ पीडब्ल्यूडी इज merely beyond, merely for the education and what we say slogans, कि नहीं भाई सबका साथ सबका लाइक दैट, और इसके बियॉन्ड भी कुछ है? शायद मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। ये मेरा संपर्क अक्सर नेत्रहीन या विजुअली हैंडिकैप बच्चों से अक्सर आता है, क्योंकि मैं उनके लिए परीक्षाएं लिखता हूँ। तो मैं एग्जाम लिखने जाता हूँ कॉलेजेस में, उनसे बातें होती हैं। तो एक दिन मुझे एक नौजवान मिला, बड़ा समझदार था, और हम बातें करने लगे कि ये पीपल विद डिसेबिलिटीज होता क्या है। और उसने एक इतनी जबरदस्त बात बोली है, जो मेरे ऊपर बड़ा उसका गहरा एक छाप लग गया। उसने कहा, सर, कौन विदाउट डिसेबिलिटी है? आप मुझे एक इंसान दिखा दीजिए दुनिया में जिसके कोई ना कोई डिसेबिलिटी नहीं है। इसे आपकी डिसेबिलिटी शायद नजर नहीं आती है, आपको अंधत्व नहीं है, आप गूंगे बहरे नहीं हैं, आप लूले पंगे पंगु नहीं हैं, आप चल सकते हैं। इसका क्या ये अर्थ होता है कि आपके पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है? अगर, मान के चलिए, अगर आप लिंग भेद मानते हैं, आप पुरुष को श्रेष्ठ और महिला को कनिष्ठ मानते हैं, अगर ये आपके मन में कहीं विचार है, तो क्या आप डिसेबल्ड नहीं हैं? क्या ये आपकी डिसेबिलिटी नहीं है कि आपको दोनों लिंग में भी परस्पर भिन्नता आपको नजर आना, और एक को कनिष्ठ और एक को उच्च स्तर पर रखना? अगर ये आपके मन में विचार है, तो आप डिसेबल्ड हैं। तो मतलब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ठीक है, ये मैं समझ गया कि आपने एक पीडब्ल्यूडी की परिभाषा दी कि ऑल ओवर, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था मैं कि आगे क्या, सुनो तो मेरी, सॉरी आई हैव सर। अ लॉट टू से। तो मैं ये, उसमें से मुझे जो सीख मिली वो बड़ी अलग सी सीख थी। मुझे ये मिली कि हम जो है एक प्रकार से, और मैं साफ शब्दों से कहूंगा तो इसका बुरा मत मानो, लेकिन जो विदाउट डिसेबिलिटी जो लोग हैं, जो एबल बॉडीड लोग हैं, वो, उनके मन में कहीं ना कहीं, वो कह नहीं पाते हैं, लेकिन एक तिरस्कार या घृणा या डर, ये तीनों इमोशंस उनके कहीं ना कहीं उनके सर में मंडराते रहते हैं। इसलिए वो एक्चुअली पीडब्ल्यूडीज के साथ में सही मायने में संपर्क में नहीं आ पाते हैं, उनके साथ में संवाद नहीं कर पाते हैं, उनके साथ में दोस्ती नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनके मन में ये सारे जो विकृत विचार हैं, वो बड़े भर भर के, मतलब भरे हुए हैं। तो डरते हैं, लोग डरते हैं, डिसेबिलिटी से डरते हैं, और इसलिए डिसेबल्ड लोगों से भी डरते हैं। तो इसलिए मुझे इस विचार में ये बात का ख्याल आया कि अगर हम लोगों को समझाएं कि भाई सभी डिसेबल्ड हैं यार, तो तुम उनकी तरफ से अलग तिरस्कार से मत देखो। ये कभी कभी जब आईने में झांकते हो ना, तब तुमको नजर आना चाहिए कि तुम भी डिसेबल्ड हो। तो दूसरों को डिसेबल्ड मत समझो, डिसेबिलिटी हमसे शुरू होती है। अगर हम सब मान लें
कि किसी न किसी प्रमाण में, किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी सूचकांक पर हम भी डिसेबल्ड हैं। तो शायद हमारी सहानुभूति जो है, जो हमारी समझने का जो रवैया है, जो तरीका है, वो बदले। इस तरीके से मैं सोचना कह रहा था, इसकी बात मैं कह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था कि हम क्या अवसर देते नहीं देते हैं। सच सच बात तो ये है। एकदम मामूली सी बात बताऊंगा मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग में रहता हूँ बंबई में, जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ये भी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। आज से कुछ साल पहले जब मेरे माता पिता बूढ़े होने लगे, उनको कभी कभी व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती थी, तब मुझे ये समझ में आया कि हमारी बिल्डिंग में सिर्फ बेसमेंट में व्हीलचेयर आना जाना संभव है, और किसी जगह पर व्हीलचेयर जो है वो जा ही नहीं पाती है, क्योंकि वहां पे रैंप्स बने नहीं है। उसके बाद में नियम आया कि आपको व्हीलचेयर एक्सेस हर जगह पे प्रबंध करना ही करना है। इसलिए अभी बिल्डिंग्स में धीरे धीरे रैंप्स बनने लगी हैं। लेकिन इतनी मामूली सी बात है। अच्छा, मैं विदेशों में जब भ्रमण करता हूं तो मैंने देखा है कि हर ट्रैफिक सिग्नल पे जहां पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है, तो ऑडियो सिग्नल भी होता है फॉर द विजुअली हैंडिकैप्ड। उनको पता चलता है कि ये जो है टक 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 टक, इसका मतलब है मैं अभी जा सकता हूं। और जब वो टक टक टक, सॉरी, जब टक 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 चल रहा है तब मैं क्रॉस कर सकता हूं। और जब वो उसका टक टक स्लोली चल रहा है, इसका मतलब है अभी मैंने ठहरना चाहिए। और वो जब बदलेगा, वो डबल स्पीड में जाएगा, तब मुझे पता है कि ये रास्ता मुझे क्रॉस करना है। ये, it is not only कि you have to be 100% visually disabled. Even somebody may have, एक मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनको कलर ब्लाइंडनेस है। तो उनको वो सामने वो हरा है या लाल है, जो क्रॉसिंग वाला सिग्नल है, नहीं दिखता है। उनके लिए भी चीज काम आती है। सो अगर हम ये इस भावना से देखें कि ये मेरा साथी है, ये मेरा, ये भी नागरिक है, मैं भी नागरिक हूं, ये भी इस देश का, इस बड़े परिवार का सदस्य है, मैं भी हूं। और मैंने इसके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने लिए भी कर रहा हूं। ये मुझे भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के दूसरे के ऊपर उपकार कर रहा हूं। ये एहसान करने की बात नहीं है। हमारे यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गया है, हम समझते हैं कि कोई भी अगर हमने व्यवस्था की, कोई भी अब मैं महिलाओं की बात करता हूं 1 मिनट। हाँ, अभी ये ऐसे हाल हैं कि इस देश में स्कूल्स में, ये अभी अभी महाराष्ट्र सरकार का ये नियम आया है कि स्कूल्स में उन्होंने 7वीं कक्षा के बाद में जैसे जैसे लड़कियां मेंस्ट्रुएट करने लगती हैं, उनकी प्यूबर्टी आती है, उनके लिए हर स्कूल में सैनिटरी नैपकिन्स का प्रबंध करना चाहिए। अगर लड़की के पीरियड स्टार्ट हुए तो उसको वहां पर, शी शुड नॉट फेस एम्बैरेसमेंट, उसके लिए वहां पर इमीडिएटली प्रबंध होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसको समझने में क्या हमें 70 साल लगे? आधा पॉपुलेशन आपका स्त्री वर्ग का है। आपने स्त्री वर्ग तक को अभी डिसेबल बना के रखा, पूरे का पूरे महिला को ही आपने डिसेबल कर दिया। आपका ये आज हाल है कि कॉर्पोरेट इंडिया में अगर किसी नौकरी में एक पुरुष और एक स्त्री प्रतिस्पर्धा में है, तो पॉसिबिलिटी यह है कि मर्द को नौकरी मिलेगी, लड़की को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर वो कल जाकर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। तो इसी, हम हर चीज को एक बड़ी विकृत दृष्टि से देखते हैं। इसलिए जो पीडब्ल्यूडी की आप बात जो कर रहे हैं, इसमें हम एकदम शुरू के दौर से, मतलब जब बच्चा स्कूल में पढ़ने को जाता है, तभी से होता क्या है ना, कि जो बच्चों को किसी भी वजह से डिसेबिलिटी है, हम एक उनके खिलाफ एक अपार्थाइड चला रखे हैं। उनको अलग स्कूल में भेजो, उनको अलग क्लास में भेजो, उनको अलग ट्यूशन लगवाओ, उनको छुपाओ। परिवारों में भी ये गड़बड़ है। परिवार भी एम्बैरेस हो जाते हैं कि मेरे घर में कोई डिसेबल्ड पर्सन है। उनको डर लगता है ये कहने में, उनको डर लगता है ये दुनिया के सामने बात रखने में। मैं यहां पर एक देखता हूं, यहां जिस जगह में मैं रहता हूं उसकी मैं आप तुम्हें एक बात बताता हूं। एक बड़ा सिवियरली मेंटली एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड लड़का है। मतलब बोल नहीं पाता है, ठीक से चल नहीं पाता है। तो
उसको अनेक बचपन से प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसे बच्चों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बड़ा शॉर्ट होता है, वो ज्यादा रह नहीं पाते हैं, दे दे डोंट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग। सो आई थिंक ही हैज सम मल्टीपल स्क्लेरोसिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। उसको वो दिन के सारे सवेरे से रात तक उसको बाहर नहीं लेके आते, वो बेचारा परमानेंटली व्हीलचेयर बाउंड है। उसका अटेंडेंट जब सारे लोग निकल जाते हैं, जब पूरा अंधेरा हो जाता है ये कंपाउंड में, तब उसको वो सैर कराने बाहर लेके आता है। तब तक उसको बाहर नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या उनको संकोच है। मैं जब उससे बच्चे से मिलता हूं, वो मुझे पहचानता है, मुझे हाय बोलता है, मुझे हाई फाइव देता है। अब उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ उससे आगे जाएगी नहीं, वो है 26-28 साल का है, लेकिन वो बच्चा ही है, छोटा बच्चा है। और उसके आगे वो जा नहीं पाएगा, उसका फिजिकली इतना और मेंटली हैंडीकैप है। और उसको छुपा के रखते हैं, एम्बैरेसमेंट हो जाती है। और ये हमने एम्बैरेसमेंट सिर्फ अपने घर के स्तर पर ना रखकर इसको हमने समाज तक पहुंचा दिया है। तो जब तक ये एक दूसरे को हम स्वीकार ना करें, जैसे जैसे भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, कद हमारा लंबा है या नाटा है, हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं, सबको समान अधिकार ये हमारा संविधान देता है। हमारा संविधान मेरे हिसाब से इस देश की अगर सबसे कोई मजबूत नींव हमने रची और बनी, वो हमारा संविधान है। और उसमें जो अधिकार हमको प्राप्त होते हैं, उसमें सबसे बड़ा राइट टू इक्वालिटी जो है, उससे ही शुरुआत होती है। सब कुछ उसी से शुरू होता है कि सबसे पहली बात, यानी हम सब एक हैं, समान हैं, एक स्तर पर हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। अगर ये बात हम सब असलियत में समझें, तो फिर पीडब्ल्यूडीज को कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि फिर हम उनको पूरी तरह से, पूरे प्रेम से, पूरी मोहब्बत से, एक ही समाज के हम जो घटक हैं वो एक ही समाज है, उसमें किसी का वर्गीकरण इस तरह से नहीं होगा। ये वर्गीकरण हमारे हमको अमान्य है, हम इसको नहीं समझते हैं और इसको खदेड़ देना। लेकिन इसके लिए, और ये मैं अभी एक छोटी और एक बात कह दूं, कि हम बचपन से हमारे घरों में एक शायद करियर के बारे में ज्यादा जानकारी ना होने से लोग समझते थे, जब मैं छोटा था, कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, लॉ और सिविल सर्विस और आर्म फोर्सेस, ये 6 ही करियर्स हैं। इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो एक तो आप 12 क्लास में अच्छे मार्क लाके मेडिकल कॉलेज जाइए, 12 क्लास में अच्छे मार्क लाके इंजीनियरिंग जाइए, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम लिख के आईआईटी को जाइए, फिर मेडिकल एंट्रेंस लिख के एम्स जाइए, या फिर बीए के बाद में लॉ कॉलेज जाइए, या फिर बीकॉम करके फिर सीए करिए, आईसीडब्ल्यू करिए, और या तो फिर एनडीए के लिए परीक्षा लिखिए और फिर एनडीए जाइए और फिर आर्मी ज्वाइन करिए, एयरफोर्स ज्वाइन करिए। तो हमारा जो मतलब नजरिया था दुनिया के बारे में बड़ा छोटा और संकुचित था। इसलिए बच्चों को बिल्कुल बचपन से एक सीधी लकीर में, अभी तुम साइंस ही पढ़ो, साइंस ही पढ़ो, साइंस ही पढ़ो, मैथ साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस, और कुछ मत पढ़ो। जो समाज के शास्त्र हैं, जो सोशल साइंसेज हैं, लिबरल आर्ट्स या सोशल साइंसेज हैं, इनके ऊपर हमने कभी भी ज्यादा विचार किया ही नहीं। मतलब जो प्लानर थे उन्होंने किया, उन्होंने ये सारा अभ्यासक्रम में डाला, लेकिन स्कूलों में और घरों में इसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। अब मैं मेरा खुशनसीब ये है कि मेरे माता पिता दोनों मुझे मुझे इन चीजों के बारे में, अक्सर हम बातें करते थे, इतिहास के बारे में बातें करते थे, भूगोल के बारे में करते थे, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे विषय के बारे में, इकोनॉमिक्स, इन सारे विषय के बारे में हम घर में बातें करते थे। लेकिन ये सबका गुड लक नहीं होता है, स्कूल्स में बिल्कुल भी नहीं होता है। स्कूल्स में इतिहास, सिविक्स, ये सारी चीजों को एक तुच्छ नजर से देखा जाता है। लेकिन जब तक आप ये जो समाज शास्त्र जो हैं,
इनको अगर अच्छी तरह से इनको एक गंभीरता से हम नहीं समझते हैं और गंभीरता से हम इनको स्वीकार नहीं करते हैं अपने क्लासेस में, इन विषय पे चर्चा नहीं करते हैं, समाज में भिन्नता क्यों होती है, ऊंच नीच क्यों होती है, वर्ग क्यों बनते हैं, कि ये हमारी वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई, सोशल क्लासेस क्यों बने, इन चीजों के बारे में हमने बचपन से विचार करना चाहिए। हमारी नागरिकता का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, हम नागरिक हैं यानी क्या है, संविधान क्या है, उसकी हमको क्या सुरक्षा प्राप्त है, हमारे जो नुमाइंदे हैं जो जाकर हमारे हुक्मरान बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसका तरीका क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट करें। अब हमारे यहाँ पर एक बड़ी पुरानी मतलब रीत चलती है, पॉलिटिक्स अच्छे लोगों के लिए नहीं है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीति को अवॉइड करो, वहां पे सिर्फ गंदे लोग जाते हैं। क्यों भाई? अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे, अगर समाज क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तो फिर जो भी मिलेगा वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन पावर तो उनके हाथ में है ना, तो वो जो अपने मर्जी से मन मर्जी करेंगे वो फिर उसको भुगतो। तो ये चीजें हमने शुरुआत से ही नहीं की। मैं ये समझता हूं कि पीडब्ल्यूडीज का विषय या उससे बड़ा जो विषय है कि हम समाज में ये जो वर्गीकरण हो गया है और जो मतलब इतनी सारी दरारें जो हैं, इन दरारों को हम ऊपर से कवर नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर वो क्या कहते हैं, टेप लगा कर ये ठीक नहीं होगा। ये जहां से वो बनता है, शुरुआत जहां पे होती है, दरार वहीं से चालू हो जाती है। और अगर आपको वहां पे दरार नहीं चाहिए, तो शायद मैंने आपको परसों के दिन हम जब बात कर रहे थे मैंने बताया, जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े, जिस स्कूल में वो गए, यहाँ पर खार में एक स्कूल है, वहां पर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हर किस्म का बच्चा वहां पर क्लास में साथ में पढ़ता है। अगर किसी को कोई विशेष असिस्टेंस की जरूरत है, या कोई बच्चा अगर उसको व्हीलचेयर में अंदर आना है, तो उसके लिए अलग वो एक डेस्क अलग कर दिया जाता है। उसका डेस्क वो व्हीलचेयर पे बनेगा, उसको नॉर्मल डेस्क पे नहीं बिठाएंगे। अगर किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए ज्यादा टेक्सचुअल मैटर ज्यादा प्रेजेंट किया जाएगा, उसको हियरिंग एड्स दी जाएंगी। तो वो सबको इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन करते थे। इसलिए बच्चों के मन में बिल्कुल शुरुआत से, बचपन से कोई इसके बारे में झिझक नहीं पैदा हुई। किसी पीडब्ल्यूडी के साथ में क्लास में बैठने में उनको कोई झिझक नहीं थी। जब वो साथ में खेल रहे हैं तो सब एक साथ खेल रहे हैं, एवरीबडी इज द सेम, धक्का मुक्की सबके साथ होगी। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुमको थोड़ा सुनाई कम देता तो क्या हुआ, हम बच्चे वहां पर खेल रहे हैं तो प्लेग्राउंड में साथ में ही खेलेंगे ना, क्रिकेट खेलेंगे तो साथ में ही तो खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे तो साथ में ही तो खेलेंगे। तो ये जो इन्होंने तरीका अपनाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को बचपन से ही कभी भी ये बात उनके मन में नहीं आई कि मुझे इसकी तरफ कोई शंका की नजर से या डर के नजर से या भय से या घृणा से देखना है। ये बात ही नहीं है। ये मेरे जैसे बच्चे हैं, मैं भी बच्चा हूं। बच्चा वो दिल का साफ रहता है, उसको प्रेजुडिस नहीं होती है। उसके लिए सारे ही बच्चे हैं। वो रंग नहीं देखता है, वो जात नहीं देखता है, वो भाषा नहीं देखता है। हम यहां से बॉम्बे से हम श्रीलंका गए जब मेरा बच्चा 1.5 साल का था। उसकी शुरुआती शिक्षा कोलंबो में हुई है, और मेरी बच्ची का जन्म वहां पर हुआ कोलंबो में। तो लड़का जब वहां पर स्कूल गया कोलंबो में, उसके आस पड़ोस के सारे बच्चे सिंहला बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे या तमिल बोलते थे, या तीनों भाषा में से दो भाषा बोलते थे। ना उसको सिंहला आती थी, ना उसको तमिल आती थी। और एक्चुअली हम बॉम्बे से नहीं गए, हम गुड़गांव से गए। तो मेरे बच्चे ने जो शुरुआती दौर में जो भाषा सुनी वो हरियाणवी हिंदी सुनी। के भाई, चे चौधरी साहब क्या कर रहे हो,
तो वो भाषा उसने सुनी थी, उसने और कुछ तो सुना नहीं था। हमारे घर में जो लोग काम करते थे वो हरियाणवी लोग थे, जाट लोग थे, गुजर लोग थे। वहां से वो कोलंबो पहुंच जाता है, उसने वो भाषा कभी सीखी ही नहीं है, देखी ही नहीं है। एक महीने के अंदर वो पूरा घुल मिल गया था, पूरे के पूरा। ना उन बच्चों को कोई प्रेजुडिस था, ना आल्हाद को था। वो उसको अलग नहीं देखते थे, वो उनको अलग नहीं देखता था। एक महीने के अंदर वो बिल्कुल घुल मिल गया, उसके दोस्त हो गए, वो मौज मस्ती करने लगा। बच्चों के मन में प्रेजुडिस नहीं होता अगर उस दौर में आपने ये चीजें इंट्रोड्यूस की कि ये कोई अलग नहीं है, इसमें कोई शंका की दृष्टि नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है, बच्चा है, वो भी बच्चा है, तुम भी बच्चे हो, खत्म बात। ये अगर हमने शुरुआती दौर से अगर किया और मैसिव स्केल पे किया, ये असली इंक्लूजन है। इंक्लूजन ये नहीं है कि बाद में आप उनके लिए रिजर्वेशन बना के उनको अंदर लाएं। इंक्लूजन ये है कि उनको बाहर कभी रखे ही ना, उनके लिए अलग कमरा कभी बने ही ना। मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं कि हिलाने वाला आपने कंसेप्ट दिया है ऑन द इंक्लूजन, जो हमने भी वहां से, जो एक इसे कहते हैं सबसे साफ माइंड जो होता है वहां से ही शुरुआत कर दी जाए तो शायद इंक्लूजन पे ज्यादा फोकस किया जा सकता है। बात है ये मगर अगर देखा जाए, मैं एक एग्रीकल्चर बेल्ट से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। और हम मतलब देखा जाए उत्तर प्रदेश बिहार इन सबका जो वो है पूरा, हमको इस तरह सिखाया जाता है। ठीक है, मैं तो आईएम में चला गया, ठीक है, भोले की जो भी था सब किया मैंने। बट हमको जो है, अगर आराम करना है जिंदगी में, सरकारी नौकरी पकड़ लो, बस हो गया, ये हमको सिखाया जाता है। मतलब मुझे भी कई कई बार हुआ था। ठीक है, मैं एक जहाँ से जिन मेरे आसपास की सराउंडिंग्स तो हैं ऐसी, लेकिन हमारे माता पिता जो हैं, मेरे पिताजी जो हैं, जैसे कि वो बीएचयू पास आउट है, तो उन्होंने मुझे बोला कि शिक्षा पे ज्यादा फोकस रखो। शुरुआत से रखा, बट यहाँ पे जो मेन जो होता है सरकारी नौकरी। अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि जो ये हैं बी स्कूल्स हैं, या फिर अब देखा जाएगा, अगर आपने पढ़ाई के ऊपर दिया, पढ़ाई के ऊपर बच्चों को सिखाइए ये वो। अब जैसे कोई इंजीनियरिंग, अब पहले तो था कि आपने पहले जो नाम लिया था कि जब पहले का जो बताया था कि लोग ऐसा करते थे वैसा करता है, बताया था अगर कुछ करना है, पैसा है तो आई एम आईआईटी ये सब करो ये सब। अब देखा जाए तो इंजीनियरिंग जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। और सही है। अगर अगर मेरे पास, सपोज करिए मेरे साथ 12 12 कमरे थे, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू कर दिया। अब मेरे को गलती से 16 कमरे हो गए, तो उसी में मैंने एमबीए कॉलेज भी शुरू कर दिया। प्रीमियम बी स्कूल, जो प्रीमियम बी स्कूल होते हैं, उनका कितना रोल है लीडरशिप रोल्स में, कितना क्या क्या वहां से सीख के डाइवर्सिटी, मतलब वहां पे जो डाइवर्सिटी आपको दिखती है, कितनी आपका यूज, कितनी आपकी हेल्प करती है वो इन द लीडरशिप रोल। बिकॉज एमबीए तो हमारा गली गली का कॉलेज भी देता है, कोई सा सेठ हुकुमचंद कॉलेज भी दे देता है। तो मगर जो प्रीमियम कॉलेज से आते हैं, वो जो माइंड है डाइवर्स माइंड से लीडरशिप सीख के आया है, और बाकी जो माइंड है उनमें उनमें अगर लीडरशिप रोल देखते हैं तो उसमें क्या फर्क दिखता है? अनफॉर्चुनेटली फर्क नहीं दिखता है। दुख की बात तो यही है ना, कि आप चाहे एकदम ए लिस्ट के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस देखो, या जो सबसे मतलब बिल्कुल ही गए गुजरे थर्ड रेट जो हैं, जहाँ पर ढंग के टीचर्स भी नहीं होते हैं। ये ऐसा विषय है जहाँ पर कोई भी ऐसा, मतलब मैंने संस्था नहीं देखी जो अधिकार से ये कह सके कि हमने ये भेदभाव छोड़ दिया है, हम उसके आगे निकल चुके हैं, और ये हमारे एजुकेशनल करिकुलम में या हमारे पढ़ाने की पद्धति में इसको हमने इंक्लूड किया है। तो अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में, बड़े बड़े कंपनीज में, बैंक्स में, कंसल्टेंसीज में जिन लोगों के साथ में मतलब मेरा मेरा परिचय रहा, जिनके साथ में मैंने काम किया, ये मुझे दर्द के साथ कहना पड़ता है कि ये जो प्रेजुडिसेस हैं, ये भेदभाव के जो विचार हैं, ये उनमें भी ठूस ठूस के भरे हुए हैं। और जो हमारा जो मेल शॉविनिस्ट पेट्रियार्की का जो माइंडसेट है, वो ठूस ठूस के भरा हुआ है। तो ये अभी तक नहीं हटा, ये चीज़ें अभी तक नहीं हट पाई हैं। इनको आप
the top boardrooms of the country, in the top management company और management groups of the company country, आपको ये बात बार बार आपको नजर आएगी कि जो लोग हैं वो बड़े संकुचित दिमाग के हैं। उनका उनकी समझ इस विषय के बारे में, मैं एक एग्जांपल दूंगा। अमेरिका में जब से ट्रम्प साहब आए हुए हैं, उन्होंने DEI के ऊपर हमला बोल दिया। डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन के ऊपर उन्होंने तो पूरा हमला ही बोल दिया। वो उसका तिरस्कार करते हैं, वो उससे नफरत करते हैं। तो उनका जो पीट हेगसेथ डिफेंस या वॉर सेक्रेटरी है, उसने अपने पूरे जो आर्म फोर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें उसने महिलाओं को हटाना शुरू कर दिया है। उसमें उसने माइनॉरिटी कम्युनिटीज को हटाना शुरू कर दिया है, ब्लैक पीपल को हटाना शुरू कर दिया। उसको वो लोग पसंद नहीं है। उसको सिर्फ गोरे चमड़े के मर्द पसंद है। ही वॉन्ट्स वाइट मैन। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रेजुडिस है, वो उनका रेसिज्म है, वो इनका सेक्सिज्म है। और उस सेक्सिज्म को बड़ा बलशाली बना दिया है ट्रम्प साहब ने। प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब से ये डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन के ऊपर वहां पर इन्होंने हमला बोल दिया, यहां पर भी हमारे बड़े समझदार लोग हैं जो कहते हैं हाँ हाँ उसमें क्या गलत है, वो जो कर रहा है ठीक ही तो कर रहा है। और एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिस शब्द से मुझे बड़ी सख्त नफरत है और बहुत बड़ी दिक्कत भी है। कहते हैं वो तो मेरिटोक्रेसी है ना, वो मेरिट के दम पे आगे जा रहे हैं, वो व्हाइट मैन क्यों बोलते हो? वो सबसे सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। महिला नहीं है, ब्लैक पर्सन नहीं है, हिस्पैनिक पर्सन नहीं है, एशियन अमेरिकन नहीं है, इसलिए व्हाइट अमेरिकन आगे जाएगा। और लगभग यही गणित हिंदुस्तान में भी लगभग उसी रूप से प्रचलित है कि सवर्ण जो पुरुष है वो है ही ज्यादा बुद्धिमत्ता वाला, वो है ही ज्यादा होशियार, वो ज्यादा काबिल है, बाकी लोग उतने काबिल नहीं है। तो अगर वो सबसे पहले तबके पे पहुंचता है, वो तो उसको हम मेरिटोक्रेसी कहते हैं। ये DEI सारा बकवास है। ये डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन का कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से एक विकृति वहां से वापस हिंदुस्तान में लोगों के सर में अभी आ रही है। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम ये भाषा का प्रयोग करते हैं और इसमें मेरिटोक्रेसी खींच के लाते हैं। इसका कोई मेरिट वेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रेजुडिस है साफ शब्दों में, और कुछ नहीं है। मैंने अपनी नजरों से देखा है, बहुत साल देखा है, कि एक ही जगह पे रहने के लिए जितना काम महिला को करना पड़ता है, उसकी तुलना में उसी के लेवल पे जो मर्द है वो उतना काम नहीं करता है। डिसेबिलिटीज की तो बात ही छोड़िए। ये प्रेजुडिस की बात है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मन में बिल्कुल बचपन से गलत जो विचार ठूंसे जाते हैं और जिनको कभी चैलेंज नहीं किया जाता है, जिनको एक खुली जगह नहीं मिलती है उसके बारे में चर्चा करने की, उसके बारे में मतभेद करने की, उसके बारे में डिबेट करने की। तो जो प्रेजुडिस हैं वो मतलब सर में इतना पक्का बैठ जाते हैं, उनको हटाना मुश्किल होता है। मैंने देखा है, आज की तारीख में मैं कुछ बोर्ड में हूँ, डायरेक्टर हूँ। अब बोर्ड्स में कंपनीज का अभी कंपनी एक्ट में रूल आया है कि आपको आपके बोर्ड में इतनी विमेन को आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और जैसे ही women enter the boardroom, immediately the conversation in the boardroom changes. The quality of the conversation improves. The richness of the conversation improves. एक साइकोलॉजी में एक आइडिया है जिसका नाम है ग्रुप थिंक। आपने सुना होगा। ग्रुप थिंक माने जब तीन चार लोग साथ बैठते हैं और किसी ने अगर एक विचार जरा कुछ ठोस पद्धति से अगर उसको एस्टेब्लिश किया, तो बाकी लोग सब लोग हामी मिलाने में कोई एक क्षण में रुकते नहीं है, सब लोग हाँ में हाँ जोड़ते जाते हैं। इसको ग्रुप थिंक बोलते हैं। ग्रुप थिंक माने आपको अलग विचार करने की वहीं पे पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। when there are a lot of men in the room, group think happens like this. Even one woman in the room changes the conversation, right? This is also equally true, not only about gender, but about disability, about sexuality and sexual preference, about gender identity. Each of these things changes the conversation.
extremely sorry to interrupt, but this is where DEI, the whole concept comes into place because woman is Absolutely. different diversity and all. So बहुत अच्छा पॉइंट बोला Absolutely. सर आपने। But unfortunately, power is still in the hands of the man. ये पुरुष प्रधान समाज है, ये पुरुष प्रधान दुनिया है, और ये पुरुष प्रधान दुनिया, और वो भी एक खास वर्ग के पुरुष प्रधान, मतलब मैं उस वर्ग से हूं, ये मुझे मानना पड़ेगा। इन एवरी सेंस ऑफ डेफिनेशन, ये जो प्रिविलेज जिसको मिलता है, वो चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे वर्ण के आधार पर हो, चाहे परवरिश के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे शिक्षा के आधार पर हो, ये सारे के सारे जो एरियाज हैं, वो सारे एरियाज में मैं खुशकिस्मत हूं। मैं बिल्कुल सही जगह पर पैदा हुआ, और सही समय में पैदा हुआ, और सही घर में पैदा हुआ। ये लक है, ये स्टैटिस्टिक्स है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर ये मैं कहूं कि मेरा जो भी मैंने आज तक जो प्राप्त किया है, ये मेरे मेरिट पे मैंने किया, बकवास है, पूरा बकवास है। मुझे शुरुआत से ही इतने सारे प्रिविलेजेस प्राप्त थे। पहले तो मैं लड़का था, दूसरा मैं ब्राह्मण घर में था, तीसरा मैं सुशिक्षित घर में था, चौथा मैं मध्यम वर्गीय घर में था, पांचवा मैं एक ऐसे घर में था जहां पर नई कल्पनाओं का संचार होता रहता था। तो अगर मैं किसी जगह पर पहुंचा हूं, इसमें मेरे कोई बड़प्पन नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सर सारा आपने मेरे आप लिए प्रशस्त किया गया था, ये मार्ग मेरे लिए प्रशस्त हुआ। ज्यादातर हिंदुस्तान के लोगों को, 99% लोगों को, जो चीजें मेरे लिए एक खुला रास्ता बना हुआ था, चौड़ी सड़क बनी थी, वहां पे गड्ढे मिलते हैं लोगों को। ये फर्क है। सर अब अगर देखा जाए तो अब इसका अभी का जो हमारे 2 एपिसोड अभी आपको ही जाना है, तो 2 एपिसोड का हमारा ये वो है। तो देखा जाए तो इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा कि बताइए। जो हम आपने बीच में भी एक चीज बोली थी कि हम अगर जाते हैं डिफरेंटली एबल पीपल तो हम, मैंने भी फेस किया है, आई एम फेस किया है, मैं अकेले ही रहता था कि जब वो सब मैंने फेस किया है। जो अपने आप को फील करते हैं डिसएडवांटेज एंड ज्यादा मिंगल आप या दोस्ती वगैरह नहीं कर पाते हैं, ये सब कुछ सभी दिल में होता है, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, लाइक कि सो दैट दे कैन बी बूस्टेड अप और मोटिवेटेड कि नहीं आपको इन द करियर फील्ड ऑल्सो एंड इन द सोशल फील्ड ऑल्सो लाइक दैट। 30 से। एक मैथमेटिक्स का एक प्रिंसिपल है, नेटवर्क इफेक्ट। तो वो ये कहता है कि अगर किसी पॉपुलेशन में सिर्फ 2 लोग हैं, तो सिर्फ एक कांटेक्ट बन सकता है। जब तीसरा आता है तो 3 कांटेक्ट बन सकते हैं। जब तो चौथा आता है तो 6 कांटेक्ट बन सकते हैं। जब पांचवा आता है तो 543 डिवाइड बाय 6, 23 60, तो 10 बन सकते हैं। ये NC2 जो है, फैक्टोरियल रूल्स हाँ अप्लाई एग्जैक्टली, होता है। इसको नेटवर्क इफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ता है, वैसे वैसे कनेक्शंस बड़ी रफ्तार से बढ़ते रहते हैं। तो आंकड़ा सिर्फ 1 से बढ़ा, लेकिन नेटवर्क इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो 4 से 5 गए तो इतना बढ़ गया, 5 से 6 गए तो और भी बढ़ा। और उसमें दूसरा ये हो जाता है कि एक बार नेटवर्क बन गया, तो एक नोड से दूसरे नोड को जाने के लिए पहले जब है एक ही लिंक बनती है। जब 3 हो जाता है तो आपको यहां से नहीं तो आप उधर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो दूसरी बन जाती है। फिर जब 4 आते हैं तो और भी मार्ग बनते हैं। तो एक नोड को दूसरे नोड के साथ में जुड़ने के लिए बहुत सारे मार्ग बनते जाते हैं। जैसे आपका नेटवर्क बड़ा होता है, वैसे नेटवर्क में जो पाथ्स हैं, जो रास्ते आप खोज सकते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि जो अभी आप स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि लोग अलग अलग वजह से अपने आप को संकुचित कर देते हैं। ये PWD ये एक विषय है, लेकिन और भी लोग हैं जो
अब एक उदाहरण मैं दूं कि कोई बच्चा है जो थोड़ा कमजोर सा रहा, अ, बीमार पड़ता रहा, तो उसके शारीरिक जो जो दुर्बलता है थोड़ी सी, वो इतना सशक्त नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, वो भी क्लास में कहीं मुरझाया सा है, और कोई तीसरा भी क्लास में मुरझाया सा है, और वो एक दूसरे के साथ में भी जुड़ नहीं पाते हैं। मैं ये समझता हूं कि आपने कोई भी एक कांटेक्ट अगर बना लिया, किसी को भी अपने साथ जोड़ लिया, पहली बात तो ये होगी वो जो दूसरा है, जो आपकी तरह से ही संकुचित है, मुरझाया सा है, उसके मन में भी उतना ही डर है जो आपके मन में है। तो अगर आप उसके पास में जाते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं चल दोस्त बनते हैं, बचपन में बन जाते हैं। ये सारी चीजें बाद में भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, बाद में भी हो सकती हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही हमने सबको एनकरेज किया कि ठीक है, जो तुम्हारे क्लास के जो हीरोज हैं, जो स्टड्स हैं, जो कैट्स हैं, मत जाओ ना उनके पास में, शायद वो तुमको मतलब दे विल इग्नोर यू, तुमको धिक्कार देंगे, हो सकता है। लेकिन ऐसे भी तो कोई ना कोई क्लास में जरूर होगा जो तुम्हारी तरह से ही थोड़ा सा इंड्रॉन है, थोड़ा इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, थोड़ा शाय है, थोड़ा डरता है। जाओ उसके पास में, पकड़ो उसका हाथ, एक हाथ पकड़ोगे और वो अगर दूसरे का किसी का हाथ पकड़ेगा, ये नेटवर्क वहीं से शुरू हो जाता है। अभी जो पीडब्ल्यूडीज की कम्युनिटी में मैं जिस तरह से अभी मैंने प्रवेश किया है, मुझे ऐसे अजीब अजीब जगह से रिक्वेस्ट आती हैं और मुझे काम करने का अवसर भी मिलता है। एक दिन न जाने कैसे एक लड़के का फोन आता है इंदौर से। वो मध्य प्रदेश का, ये जो बड़ा वो वहां पर जो करप्शन का वो उनका टेस्टिंग सिस्टम में जो हुआ था, तो हाँ, वो एक एंट्रेंस हुआ था टेस्ट। केस वहां पे हाँ, उसका। तो वो उसमें वो एंट्रेंस टेस्ट मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन व्यापम का। घोटाला, व्यापम। हाँ, व्यापम। तो वो मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन का परीक्षा उसको देनी थी। वो सिविल इंजीनियर है, उसको सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी जाना था। तो उसके पास में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी एग्जाम की, तो उसके पास कुछ टेस्ट पेपर थे, उसको उसका ऑडियो चाहिए था। उसको पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला, उसने मुझे फोन किया, सर मेरे लिए आप एक रिकॉर्डिंग कर देंगे? मैं क्यों नहीं करूंगा। उसने मुझे कंटेंट भेज दिया, मैंने उसका रिकॉर्डिंग कर दिया। तो नेटवर्क ऐसे बढ़ते हैं। नेटवर्क बढ़ने के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी बात कि हमको अ, अपना संकोच छोड़ना चाहिए, हमको अपने आप को थोड़ा सा निडर बनाना चाहिए। हमको शायद ये नहीं संभव है कि हम सबके पास पहुंच पाए, एक के पास तो पहुंचो। अगर एक के पास पहुंचोगे तो नेटवर्क वहां से खुलने लगते हैं। लेकिन एक हाथ तो बढ़ाओ, किसी एक का हाथ थामो। वो भी इंतजार कर रहा है कि तुम आके उसका हाथ थामोगे, क्योंकि वो भी उसी जगह पर है, वो भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, मुरझाया हुआ है। उसको तुमने उसका हाथ पकड़ लिया, थोड़ा उसकी हंसी खिलती है, उसकी जिंदगी खिलती है। एक ऊथांट नाम का यूनाइटेड नेशंस का पहला सेक्रेटरी जनरल रहा, ही वॉज ए जेंटलमैन फ्रॉम बर्मा। ऊथांट साहब ने एक वक्तव्य दिया था जो मेरे पिता मुझे बहुत बार कहा करते थे। ऊथांट ने कहा था, ट्राई टू चेंज वन लाइफ, ओनली वन। अगर हम सब ने, इस दुनिया के पूरे पॉपुलेशन ने इतना ही तय किया कि मैं किसी एक जिंदगी को थोड़ा अच्छी तरीके से बदलना चाहता हूं, बहुत है, दुनिया बदल जाएगी। हमारे यहाँ पर एक और स्लोगन दी गई थी सर, बहुत साल पहले। एक्चुअली सर, हाँ, मैं आपसे सर एक क्वेश्चन इस पे पूछना चाहूंगा। सॉरी टू से बीच में आपको रोका। सर एक्चुअली
पीडब्ल्यूडी पे ही अभी डिस्कशन हो रहा था, तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हमें मालूम है कि 1992 में हम्म। भारत यूनाइटेड कन्वेंशन का हिस्सा बना था। उसके हाँ। बाद हमने 95 में पीडब्ल्यूडी एक्ट लाया, और 95 तक हमारे पास तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट भी नहीं था। नहीं था। 2016 में उसमें संशोधन भी हुआ, लेकिन सर आज ऐसे बहुत सारे आंकड़े आते हैं कि हम्म। खुद अ, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों को ही ये नहीं पता है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है क्या। तो सर ऐसा क्यों है कि सरकार ने कानून तो बना दिया कि हम यूनाइटेड कन्वेंशन का हिस्सा हैं, चलो तो एक कानून बना दो, और उसमें संशोधन भी कर दिया। और सर कई बार इसमें सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है कि राज्यों के अधिकारियों को ही नहीं पता कि ये पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, तो इससे बुरी विवश बात नहीं हो सकती। तो सर आपके हिसाब से ऐसा क्यों है कि हम अभी तक भी सरकारी स्तर पर भी लोगों को नहीं पता है कि दिव्यांगों के अधिकार से जुड़ा कानून क्या है? तो शायद अभी ये जो आपका प्रयास है कि एक पॉडकास्ट बना रहे हैं, हाँ, उस पॉडकास्ट के जरिए एक इस समाज का वर्ग है, अभिन्न वर्ग है, जिसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं, उसका उसका उसकी जिंदगी, अ, उसके अनुभव, उसका दुनिया के साथ में जुड़ा रहना, इसका एक ये प्रयास है। अब मेरे जैसा इंसान आशा करता है कि ये बहुत सारे लोग देखते हैं। अभी जो आपने जो मुझे सवाल पूछा, अगर किसी राज्य के किसी डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट के किसी एक मुलाजिम ने, कोई ब्यूरोक्रेट ने ये अगर पॉडकास्ट देख लिया, अगर उसके पास किसी तरीके से ये पॉडकास्ट पहुंच गया, शायद उसके दिमाग की बत्ती थोड़ी बहुत जल जाएगी। हाँ। तो मेरा इसके अंदर मतलब एक ही मेरा सजेशन ये हो सकता है कि ये जो प्रयास है जो आप कर रहे हैं, कि ये आपने अभी पॉडकास्ट यहाँ पे चालू किया है और ये खास विषय के बारे में आप अक्सर बातें करते रहते रहेंगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में फैलाना, उसको पहुंचाना और सही जगह पे पहुंच जाना, ये अगर होता रहा तो कुछ कुछ लोगों के पास में अगर ये संदेश गया कि ये इस तरह से मैंने ये बात सुनी, इस तरह से मैंने ये बात इसके बारे में सोचा। अभी 6 हफ्ते पहले दुनिया ने कभी कॉकरोच जनता पार्टी ये चीज का नाम तक नहीं सुना था। आज की तारीख में ये कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चों ने इस देश के हुक्मरानों की नींद हराम कर रखी है। 6 सप्ताह की स्टोरी है ये बहुत पुरानी स्टोरी नहीं है। अब ये टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा ये बात और है, लेकिन आज की बात ये है कि उन्होंने कुछ विषय को बिल्कुल सेंटर स्टेज पे लाकर रख दिया है। तो जब से हमारे पास में सोशल मीडिया अवेलेबल हुए हैं, जो तुम कह रहे हो मैं मानता हूं, लोग अवेयरनेस बहुत कम है, लेकिन अवेयरनेस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका आज की तारीख में हमारे हाथों में, सबके हाथों में मौजूद है। अभी एक मैं एक महिला है, ये अमेरिकन है, और वो शी इज डेफ म्यूट, लेकिन वो ऑफ कोर्स डेफ म्यूट पीपल अक्सर दे बोल सकते हैं, वो सुन नहीं सकते लेकिन बोल सकते हैं। तो ये जो महिला है ये लिपसिंग बढ़िया करती है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज में वो बोलती भी है, और वो बड़ी मतलब एक्सट्रीमली ह्यूमरस, एक्सट्रीमली फनी, इतना मजाकिया उसका अंदाज है, और वो बड़े मजाकिया वीडियोस बनाती रहती है। उसमें बोलती तो कुछ है नहीं, लिपसिंग चलता रहता है, पीछे कुछ सॉन्ग चल रहा है, कोई स्टेटमेंट चल रही है, उसको लिपसिंग कर रही है और कुछ कुछ अजीब अजीब चीजें करती है। लेकिन उसने अभी दुनिया को दिखा दिया कि डेफ म्यूट लोग ऐसे मतलब कहीं किसी कोने में बंद, एक कमरे में बंद ऐसे नहीं है। अब यहां पर बॉम्बे में एक इशारा नाम का एक रेस्टोरेंट है। इशारा में जो सारा उनका जो सर्विस स्टाफ है वो सारे डेफ म्यूट हैं, सारे। तो किसी को ना सुनने आता है ना बोल सकता है, तो वहां पर बेसिक साइन लैंग्वेज आपको वो सिखा देते हैं। मेन्यू में भी आपको जब ऑर्डर करना है तो मेन्यू में साइन लैंग्वेज के सिंबल वहां पे दिए हुए हैं, आप वो साइन लैंग्वेज में उनको ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू बोलना है तो अपने चिन के नीचे हाथ रखिए और हाथ को आगे ले जाइए, वो थैंक यू होता है। तो इन्होंने इन एक हैंडीकैप्ड ग्रुप को सामने लाके रख दिया
बात करिए इनसे, क्या संकोच है। एक रेस्टोरेंट में मेरी बहन पेरिस में बहुत साल पहले गई थी, वो मुझे बताती थी, पूरा रेस्टोरेंट का सर्विस ब्लाइंड लोग करते हैं, अंधकार में है, रेस्टोरेंट इज कंप्लीटली डार्क, कुछ आपको दिखता नहीं है, आपको एक कुर्सी पे जाके बिठा दिया जाता है। उनका ये कहना है कि अब हम इक्वल हैं, ना आपको कुछ दिख रहा है ना हमें कुछ दिख रहा है, लेकिन हमको पूरी जगह मालूम है, हमको पता है कैसे कहाँ जाना है। हम आपको आकर टेबल पे आपको खाना सर्व करेंगे, आप वैसे ही खाइएगा जैसे हम खाते हैं, आप वो स्वाद का आनंद लीजिए, आप समझिए आप क्या खा रहे हैं। हम आपके सामने आकर सब सामग्री रख देंगे, ये फोर्क है, ये स्पून है, ये नाइफ है, ये प्लेट है, यहाँ पे हमने ऐसा ये खाना सजाया है, आपके हाथ से सब चीजों को टच करा देंगे, आप खाइए आप। तो अलग अलग तरीके से जो अनुभव पीडब्ल्यूडी का है, अगर वो अनुभव आम आदमी को मिले कि ये है क्या, क्योंकि होता क्या है ना कि लोगों के मन में एक अजूबा सा लगता है कि ये लोग कुछ अलग ही हैं। अरे अलग नहीं है यार, इंसान है, हमारे जैसे ही है, कोई अलग नहीं है। कुछ चीजें उनको दिखती नहीं है, कुछ चीजें उनको सुनने में नहीं आती हैं, कुछ चीजें वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, हम भी नहीं बोल पाते हैं, हम भी नहीं देख पाते हैं। मूर्खता तो हमारी भी है ना, एक्चुअली हमारी ही है। तो काफी सिंपल तरीके ऑलरेडी लोग अपनाने लग रहे हैं। मैंने देखा, अभी परसों 4 दिन पहले मैं पूना से आ रहा था, रास्ते में एक स्टारबक्स पड़ता है, वो बड़े स्क्वायर मॉल में, वहां पर उन्होंने जो अभी स्टाफ लगाया वहां पर भी डेफ म्यूट स्टाफ है। अच्छा लगा मुझे। आई गेस KFC भी है, हाँ, फिजिकली हाँ, खाने की। हाँ। तो आपको पहले ये करना है कि जो, सी इट इज प्रेजुडिस मोस्टली, दैट प्रेजुडिस लीड्स टू फियर। अगर आप किसी चीज को समझते नहीं है तो उसको उससे डरते हैं। जो चीज हमारे सामने हम देख नहीं पा रहे हैं उससे हम डरते हैं। अगर वो हमारे सामने आके रख दी गई, ये है, ऐसा है, अब देखो। लेकिन ये अभी तक हम जिस प्रमाण में हमने करना चाहिए, जो आप कर रहे हैं, ये प्रयास बहुत सुंदर प्रयास है, बहुत जरूरी प्रयास है। अभी अगर मैं, ये मेरे पास आएगा, इंस्टाग्राम में मैं इसको देखूंगा या इसको यूट्यूब पे मैं देखूंगा, मैं भी अपने नेटवर्क पे इसको फैलाऊंगा, मैं कहूंगा संदीप का ये वीडियो देखिए आप। थोड़ी बहुत मैं अपने आप की भी तारीफ कर लूंगा, अपने आप को भी पीठ पे थपथपा लूंगा थोड़ा बहुत सा। लेकिन उससे मेन बात ये होगी कि मेरे नेटवर्क में आप थोड़ा एंटर कर जाएंगे, मेरे नेटवर्क से आगे और भी कहीं चला जाएगा, कोई उसको देखेगा, कहेगा हाँ ये तो अच्छी बात है, इसको मैं और थोड़ा शेयर करता हूं। तो द मेन थिंग इज प्रेजुडिस अराइजेस फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज। अगर आप कुछ समझते नहीं हैं तो डरते हैं, समझने लगते हैं तो डरते नहीं। इस बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस वक्त बात जैसे कि हमने कहा था, समय भी हमारा समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आई, एक नोन ऑफ द जो DEI की तरफ आपने एक बहुत ही तगड़ा एंगल दिया है कि ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो कि डिफरेंटली एबल्ड ना हो। इनफैक्ट जो एक हमको मोदी जी ने नाम दिया है, स्पेशली एबल्ड, तो वो नाम अब मुझे अब लग रहा है कि हाँ यार, मैं स्पेशली एबल्ड हूँ, लाइक दैट। बिकॉज ऐसा कोई नहीं है जो कि अब किसी का मानसिक विकृति होती है, किसी की कुछ होता है, मतलब मानसिक विकृति जगह एक सोच। जैसे कि आपने एक सोच दिया था कि हम मैन इक्वलिस्टिक है कि नहीं भाई, पुरुष पुरुष प्रधान देश है, वो बहुत पहले से है। मैं जिस गांव में रहता हूँ वहां पे आज भी जाति के नाम पे कि ये उनका इलाका है, ये उनका इलाका, हाँ, डिवीजन हाँ, है। ये इसका मोहल्ला उसका मोहल्ला है। हाँ हाँ, तो इस तरह देखा जाए तो है ये, एक देखिए ये भी एक तरह की मानसिक विकृति है, जो बिल्कुल कि है। बहुत पहले से हम सब में चल रही है। और अगर इंडिया को, जो हमने सोचा है इंडिया को एक सीरियसली DEI लेके आना है, तो बच्चे की स्कूलिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी हमको। जो मेन चीज है, बच्चे को सिखाओ। किंडरगार्टन से। हाँ, बच्चे को सिखाओ पहले कि भाई अलग नहीं है ये है कि हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत। बच्चे को सिखाना भी नहीं पड़ता है, बच्चे को नहीं सिखाना पड़ता है, बच्चा स्वीकार कर ही लेता है।
मैं यहाँ पे देखता हूँ नीचे बच्चे खेलते हैं, कभी कोई उसमें एक डाउन डाउन सिंड्रोम वाला कोई बच्चा होता है, कोई ऑटिस्टिक बच्चा होता है, उसको एक ही साथ में ले चलते हैं, वो अलग नहीं होता। बचपन में ननिहाल में ये चीजें प्रेजुडिस में नहीं आती हैं। प्रेजुडिस बाद में, प्रेजुडिस इज अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, इट इज नॉट अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। एग्जैक्टली वेरी ट्रू। अब अगर देखा जाए तो मैं सोचता था कि अपने बच्चे को मैं वो कराने के लिए ज्यादा ही एम्पैथेटिक बनवाने के लिए, कि अगर जैसे कि मैं जानता हूँ दो तीन हमारे एक बहुत ही नोन एनजीओ है, नैब नैब इंडिया एंड ऑल दोस थिंग, तो उनके वहां ले जाके इनका बर्थडे जो है वहां पे, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार ये नौबत ही क्यों आ रही है मुझे कि ऐसा मैं अपने बच्चों को सिखाऊं। हाँ, उसके अंदर अपने आप होना चाहिए कि भाई हम बिल्कुल, बराबर, हम में कोई है ही नहीं, फर्क ही नहीं है। कोई और फर्क ये, नहीं है। और सिर्फ बच्चों में ही नहीं, हम में भी होना चाहिए। बट एग्जैक्टली exactly. अभी देखा जाए तो इट्स ए लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। अगर मैं बोलूँ तो बहुत लॉन्ग जर्नी है ये जाने के लिए। अभी तो सिर्फ शुरुआत का पहला कदम भी नहीं रखा हमने। कोशिश कर रहे हैं कि पहला कदम रखें। तो अगर देखा जाए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको असलियत से रूबरू कराने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट, आप डिफरेंटली एबल होके भी बहुत सारे कंसेप्ट हमारे अंदर थे जो कि आज जो है एकदम दिमाग खुल गई, ये क्या बात है, तो बात तो बहुत ही अच्छी है। और जो मेन जो हमारी मतलब डिफरेंटली एबल्ड देखा जाए तो सारी जनता है, बट जो कहते हैं कि आम जनता, जनरल, उनके लिए भी जो टिप्पणी की है आपने और जो दिमाग खोला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हाथ जोड़ के धन्यवाद, क्योंकि आपने हमको बताया है कि भाई एक हमारे अंदर जो एक था कि आप अपने आप से शर्म मत करिए, आप इक्वल हैं। बस एक मानसिकता लेके आइए कि आप इक्वल हैं। और मैं अपने अभी सारे दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि जैसा हमको पाइथो सर ने बोला, हम सब इक्वल हैं। ये बात आप दिमाग में लेके चलिए कि हम सब इक्वल हैं। बस एक नजरिए की जरूरत है, उस नजरिए को लेकर आइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। एंड यस, हाँ, नेक्स्ट एपिसोड हम वापस आएंगे आपके पास। देखते रहिए लापता विद संदीप सिंह। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।